नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी आप लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने जूल थॉमसन कोफिशिएंट पढ़ा था और जूल थॉमसन इफ़ेक्ट पढ़ा पहले, फिर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसके बाद जूल थॉमसन कोफिशिएंट पढ़ा था। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को न्यू जेटी से डिनोट करते हैं और इसको हम डिफाइन किया था डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी पे प्रेशर के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाता है। जूल थॉमसन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या था कि जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एडियाबैटिक कंडीशंस में यदि हम किसी रियल गैसेस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड कराते हैं एक बारीक छिद्र में से, तो उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इस इफ़ेक्ट को हम कूलिंग इफ़ेक्ट कहा गया था और इस इफ़ेक्ट के लिए ध्यान रखना न्यू जेटी की वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है। लेकिन बहुत सारी गैसेस नॉर्मली एक टेम्परेचर के बाद ये गैसेस जो हैं वो हीटिंग इफ़ेक्ट शो करती हैं। मीन्स उसके बाद अभी तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद ये गैसेस हीटिंग इफ़ेक्ट शो करती हैं और उस टाइम न्यू जेटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। उस टेम्परेचर को हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। आज हम उन्हीं सब के बारे में स्टडी करेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर निकालेंगे, न्यू जेटी जो है वो रियल गैसेस के लिए भी फाइंड आउट करेंगे और आइडियल गैसेस के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इस न्यू जेटी का यूज़ करते हुए हम इन दोनों इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हुए टीआई इन्वर्जन टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैसेस। देखो, कल मैंने आप लोगों को न्यू जेटी की वैल्यू फाइंड आउट कराई थी और वो वैल्यू आई थी -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैसेस। न्यू जेटी की वैल्यू कल हमने फाइंड आउट की थी 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये वैल्यू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू कल हमने फाइंड आउट की थी। हमें पता है कि एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो E प्लस पी वी होती है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से H की वैल्यू मैं कहाँ किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ H कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1 वी गेट क्या आएगा, न्यू जेटी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल पी, इसकी जगह क्या रखूँ मैं, E प्लस पी वी, और इस पूरे में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। देखो H की जगह मैंने क्या पुट किया, E प्लस पी वी, जहाँ ये H लिखा था वहाँ पे मैंने E प्लस पी वी एज इट इज़ पुट कर दिया। अब मैं इस इक्वेशंस को खोलूँगी। न्यू जेटी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल E अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ब्रैकेट प्लस, देखो एक बार इसके साथ खोला और एक बार इसके साथ खोला, पी वी डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इक्वेशन है। यदि मैं इस इक्वेशंस को, देखो इस वाले इक्वेशंस को
ऊपर और नीचे दोनों पे डेल वी से यदि मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी और नीचे डिवाइड करूंगी, तो इस इक्वेशंस के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दोबारा सुन लो, इस वैल्यू को यदि मैं डेल वी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और डेल वी से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो न्यू जेटी की वैल्यू क्या आई, 1/CP, या कहीं मैं इस इक्वेशंस को थोड़ा रीअरेंज कर रही हूँ, डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई डेल वी अपॉन डेल वी से कर रही हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट, प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एज इट इज़ है, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब देखो, न्यू जेटी इज इक्वल टू -1/CP एज इट इज। मैं इस इक्वेशंस को थोड़ा सा अरेंज करती हूँ, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक साथ लिखती हूँ और उसके बाद मल्टीप्लाई लगाती हूँ, डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक साथ लिखती हूँ। रीअरेंज, इक्वेशन नंबर थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड को रीअरेंज कर रही हूँ सिर्फ। -1/CP एज इट इज, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, जो डेल पी यहाँ था उसको मैंने यहाँ ले लिया और जो डेल वी यहाँ था उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया है, बस इतना सा चेंजेस किया है। दोनों ही अपॉन में थे इसलिए कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा। प्लस में डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने आइडियल गैसेस के लिए पढ़ा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होती है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। क्या होगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, 0। किसके लिए, फॉर आइडियल गैसेस के लिए। मैंने आप लोगों को जूल्स लॉ स्टडी कराया था, तब बताया था, इसकी डेफिनेशंस भी बताई थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, 0, या कहें कि इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। किसके अकॉर्डिंग, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। कौन सी, आइडियल गैसेस की। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो न्यू जेटी की वैल्यू क्या आ गई, -1/CP, ये वैल्यू 0 इनटू में डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज इट इज़। ये वैल्यू क्या हो गई, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, पूरा पोर्शन उठ के कैसा आ जाता है, 0। तो न्यू जेटी की वैल्यू क्या आई, -1/CP, ये 0 प्लस में डेल पी वी डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो न्यू जेटी हमारा क्या बना, -1/CP डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशंस में हमने, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू आर टी। अब देखो, मैंने ये कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो देखो ये कांस्टेंट और आर कांस्टेंट, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट।
ये आ गया। अब जब हम किसी भी कांस्टेंट का, भाई ये यहाँ पे पीवी की जगह ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये रिलेशन 5 हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या आया, न्यू जेटी की वैल्यू क्या आ गई, -1/CP। डेल इसकी जगह मैं कांस्टेंट लिख दूं अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो किसी भी कांस्टेंट का किसी के भी रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशियल करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0। इस पूरे की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में। तो न्यू जेटी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -1/CP इंटू 0, या कहें कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0। किसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए। क्या किया था हमने ये एक रिलेशनशिप काम में ली थी जो हमने कल निकाली थी। न्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है, -1/CP डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद इस एंथैल्पी को हमने लिखा था E + PV, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया था मैंने यहाँ पे E + PV। इस इक्वेशंस को अलग अलग किया था और उसके बाद जो हमारा डेल E अपॉन डेल P आया था इसको हमने चेंज कर लिया था दोनों ऊपर और नीचे डेल V से मल्टीप्लाई करके, तो वो वैल्यू हमारी एक इस फॉर्म में बन गई थी, डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर की फॉर्म में बन गई थी। ये जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, 0। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करते हैं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाता है। तो न्यू जेटी की वैल्यू क्या बचती है हमारे पास, -1/CP डेल PV डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब हम आइडियल गैस इक्वेशंस रिलेशनशिप यूज़ करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, आइडियल गैस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, PV = RT। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरी वैल्यू क्या बनेगी, हमें क्या मिलेगी, हमें कांस्टेंट। और कांस्टेंट का किसी के भी रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशियल करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कभी भी डिफरेंशियल किया गया है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसलिए न्यू जेटी किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। न्यू जेटी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम निकालेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैसेस और इन्वर्जन टेम्परेचर। सबसे पहले हम इन्वर्जन टेम्परेचर समझेंगे, उसके बाद रियल गैसेस के लिए न्यू जेटी निकालेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस रियल गैसेस के कोफिशिएंट का यूज़ करते हुए। अब हम स्टडी करेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैसेस एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, TI। इन्वर्जन टेम्परेचर को TI से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों गैसेस के अलावा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बाकी सभी गैसेस का न्यू जेटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मीन्स कूलिंग इफेक्ट शो करती है। लेकिन टेम्परेचर हाई करते हैं तो न्यू जेटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। सभी गैसेस की हायर टेम्परेचर पे न्यू जेटी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो क्या डेफिनेशन बन गई इन्वर्जन टेम्परेचर की कि वो सभी गैसेस के लिए वो टेम्परेचर
जिस टेम्परेचर पे उनका न्यूज़ की का साइन चेंज हो जाए, मीन्स पॉजिटिव से कौन सी साइन में कन्वर्ट हो जाए, नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर उनके लिए क्या कहलाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी गैस का जूल थॉमसन कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाता है, उस गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। इसको हम TI से डिनोट करते हैं और इस टेम्परेचर पर न्यूज़ की वैल्यू जो है वो 0 होती है। इन्वर्जन टेम्परेचर पे न्यूज़ जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये था इन्वर्जन टेम्परेचर। अब हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट को निकालेंगे रियल गैसेस के लिए, उसके बाद TI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए इन्वर्जन टेम्परेचर की। इन्वर्जन टेम्परेचर गैसेस का वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उस गैस का जूल थॉमसन कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाए, या कहें कि उस गैस के न्यूज़ की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, अब रियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस का जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें 3 बातें ध्यान में रखनी है और उसके बाद हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। पहली बात, वान डेर वाल गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम। BSc फर्स्ट ईयर में गैसेस वाले चैप्टर में वान डेर वाल गैस इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी। वैल्यू थी P + A/V, V - B = RT, इक्वेशन नंबर 1। आगे इसको हम सोल्व करेंगे। दूसरा, एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप यूज करेंगे और वो रिलेशनशिप है V = T ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस में ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे हम। ये आपको याद ही रखना है इस रिलेशनशिप को। थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप है आपकी बुक में, पहले इसको सोल्व करके फिर बीच में ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, उसके बाद उसको सोल्व किया हुआ है। आपको वो चीज़ ध्यान में रहेगी नहीं, इसलिए पहले इस जूल थॉमसन कोफिशिएंट को पढ़ने के लिए, रियल गैसेस को पढ़ने के लिए आपको इन तीनों टर्म को ध्यान रखना है, उसके बाद ये इजीली सोल्व हो जाएगा। तीसरा है ΔT/ΔP एट कांस्टेंट एंथैल्पी, या कहें कि न्यूज़ की वैल्यू अभी हमने जस्ट अभी जब आइडियल गैसेस के लिए लिखा था तो सबसे पहले न्यूज़ की वैल्यू लिखी थी -1/Cp ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही वैल्यू फाइंड आउट की थी। इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए हम रियल गैसेस के लिए निकालेंगे। आपको पहली वान डेर वाल गैस इक्वेशन ध्यान में रखनी है, P + A/V, V - B = RT। दूसरा, एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप ध्यान में रखना है, V = T ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तीसरा, आपको न्यूज़ की वैल्यू ध्यान रखनी है -1/Cp ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, इस इक्वेशंस का यूज़ करते हुए हम इस रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे। इस इक्वेशंस को, केवल इसी इक्वेशंस का यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके का एक रिलेशनशिप बना देंगे इसमें। तो मैं पहले वान डेर वाल गैस इक्वेशन काम में ले रही हूँ। इन रिलेशनशिप्स को मैं जब काम में लूँगी तब बाद में वापस लिख लेंगे। इस वान डेर वाल गैस इक्वेशंस को थोड़ा सा सोल्व करते हैं हम। देखो, खोलो इसको, PV प्लस ये V² है, P + A/V², V - B = RT। PV + A/V
इससे मल्टीप्लाई हो गया, पहले इससे किया PV प्लस A, एक V से V कैंसिल, A अपॉन V माइनस PB माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT। गैस इक्वेशंस में हमने यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया था, आप ध्यान रखना वैन डर वाल गैस इक्वेशंस में नीचे स्क्वायर है V के। अब देखो इसको और सोल्व करो, PV एक साइड ले आओ, बाकी पोर्शन को उधर की साइड भेजो, तो क्या होगा RT माइनस A अपॉन V प्लस का PB माइनस का प्लस का AB अपॉन V स्क्वायर। यही हुआ। यहाँ A और B क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट। वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। जब स्मॉल वैल्यू होगी तो A इंटू बी अपॉन V स्क्वायर ये ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। देखो A और B दोनों स्मॉल वैल्यू हैं और किसी भी स्मॉल वैल्यूज़ का आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो और भी छोटी वैल्यू आती है, और उस छोटी वैल्यू को किसी बड़ी वैल्यू के होल स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास वैल्यू आती है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास है। तो PV की वैल्यू क्या आ गई, RT माइनस A अपॉन V प्लस PB। V की वैल्यू क्या आ गई, मैं इस P को यहाँ इनके नीचे भेजूँ, V इक्वल टू क्या आएगी, RT अपॉन P माइनस A अपॉन PV प्लस PB अपॉन P। देखो ये P इनके सबके नीचे जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। यही लिखा है मैंने सेम इक्वेशंस। किस P को मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है। उसके बाद इस P से ये P कैंसिल आउट, तो V की वैल्यू क्या आई, RT अपॉन P माइनस A अपॉन PV प्लस B। इक्वेशन नंबर, अब देखो एक रिलेशनशिप हम ये काम में लेते हैं कि किसी भी गैस का, चाहे वो रियल गैस हो चाहे वो आइडियल गैसेस हो, PV जो होता है मैंने इक्वल नहीं लिखा है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है RT के। ध्यान रखना मैंने इक्वल नहीं लिखा है। कभी आप ये कहो कि मैम ये तो आइडियल गैसेस में होता है, रियल गैसेस में नहीं होता है। हम रिलेशनशिप काम में ले रहे हैं कि PV जो है वो ऑलमोस्ट RT के इक्वल होता है, क्योंकि ये जो इक्वेशंस लिखी है यहाँ पे A और B की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि PV जो है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट RT के इक्वल ही होगी, चाहे वो रियल गैसेस हो चाहे वो आइडियल गैसेस में तो इक्वल होती है, लेकिन रियल गैसेस में ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो ये रिलेशनशिप मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। V इक्वल टू क्या होगा, इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 2 और इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये थोड़ा सा रिलेशनशिप टफ है, बार बार आपको ये नहीं पता चलेगा हम कब क्या यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना। V इक्वल टू RT अपॉन P एज इट इज माइनस A अपॉन, अब इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर लूँ, RT प्लस में B। इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशंस को हम वापस एक बार फिर से यूज़ करेंगे। अभी इस इक्वेशंस का जो है वो हम डिफरेंशियल करते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पे। इस इक्वेशंस का, इक्वेशन नंबर 4 का डिफरेंशियल कर रही हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर पे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो क्या आएगा, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल हुआ, R अपॉन P। भाई प्रेशर को भी हमने क्या माना है, कांस्टेंट, तो R अपॉन P तो हमारा क्या है, कांस्टेंट,
और टी क्या है हमारा वेरिएबल, और किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, टी के, इसलिए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी के रेस्पेक्ट में यदि हम टी का डिफरेंशियल करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस ए अपॉन आर, वही कांस्टेंट है ए अपॉन आर एज इट इज, और 1 अपॉन टी का जो डिफरेंशियल होता है वो आता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, टी का 1 अपॉन टी का जो डिफरेंशियल आता है वो आता है 1 अपॉन टी स्क्वायर। किसी का भी 1 अपॉन एक्स का यदि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, यही टर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये किस में बना -1 अपॉन टी स्क्वायर, प्लस बी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा 0, तो ये क्या इक्वेशन बनी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या आई आर अपॉन पी, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गए प्लस में, ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 5। अब देखो इस इक्वेशंस में आर अपॉन पी की वैल्यू है, तो इस R अपॉन पी की वैल्यू को हटाना है, क्योंकि हमने एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप पढ़ा था, वहाँ पे कहीं पे भी R अपॉन पी का रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए हमें ये हटाना है। मैंने वो पहले आपको 3 रिलेशनशिप इसीलिए लिख के दिखाए थे कि आपको ध्यान रहे कि हमें इस रिलेशनशिप को क्या बनाना है, उस सेकेंड वाले रिलेशनशिप की तरह बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, R अपॉन पी की वैल्यू कहाँ से निकालूँ, इस इक्वेशन नंबर 4 से। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 4 काम में ले रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। अब मैं इस इक्वेशन 4 को रीअरेंज कर रही हूँ। पहले देखो R अपॉन पी यहाँ छोड़ दिया, आर टी अपॉन पी इस साइड छोड़ दिया, बाकी पोर्शन को इधर ले आओ, तो ये क्या बना V प्लस का A अपॉन आर टी, भाई ये माइनस का था, ये इस साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, A अपॉन आर टी माइनस बी किसके इक्वल हुआ, आर टी अपॉन पी के इक्वल। ध्यान से देखो आर टी अपॉन पी सिर्फ इस साइड छोड़ा, बाकी पोर्शन को उठा के मैं इधर ले आई, तो ये क्या बना V प्लस A अपॉन आर टी माइनस बी, यही वैल्यू बनी। क्या किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, R अपॉन पी की, तो इस T को भी यहाँ भेज दो इनके नीचे, तो मैं इसको लिख दूँ V माइनस बी, V माइनस बी, और इसके अपॉन में भी T आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में T था, कहाँ जाएगा, इन सब के अपॉन में T जाएगा, यही हुआ, प्लस में A अपॉन आर टी, टी तो पहले से ही था एक, और दूसरा और गया तो क्या आया आर टी स्क्वायर, किसके इक्वल हुआ, आर अपॉन पी। इक्वेशन नंबर 6, पुट द वैल्यू ऑफ आर अपॉन पी फ्रॉम इक्वेशन 6 इनटू इक्वेशन 5। मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ put the value of R upon P from equation 6 into equation 5, we get क्या आएगा, डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एज इट इज। R अपॉन P की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, इक्वल टू V माइनस बी अपॉन टी प्लस A अपॉन आर टी स्क्वायर एज इट इज। R अपॉन पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस में अब क्या बचा, A अपॉन आर टी स्क्वायर, क्या आया, डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, A अपॉन आर टी स्क्वायर, और A अपॉन आर टी स्क्वायर क्या बना, 2A अपॉन आर टी स्क्वायर, V माइनस बी अपॉन टी प्लस 2A अपॉन आर टी स्क्वायर। क्या करो, इस T को उठा के यहाँ भेज दो, तो क्या आएगा, T
भाई दोनों ऐसा करो, इसमें भी t कॉमन आ रहा है, इसमें 1/t कॉमन आ रहा है और इसमें भी 1/t कॉमन आ रहा है। तो यदि मैं इस फॉर्म को ऐसे लिख दूँ तो, और ऐसे नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे कर लो, 1/t आ गया। इस t को मैं यहाँ भेजूँ तो क्या आएगा, t del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई भाई, जो t डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 - b + 2a/RT। क्या करूँ, हमने एक रिलेशनशिप बनाया था v = t del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस del h/del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब वो रिलेशनशिप यूज़ करूँगी मैं इसमें। देखो मैं इसको हमने एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप बताई थी, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मैंने वान डेर वाल गैस इक्वेशन यूज़ किया है और कुछ भी यूज़ नहीं किया है। उस वान डेर वाल गैस इक्वेशंस का ही यूज़ करते हुए हमने ये निकाला है। अब उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे कि सेकंड हमने एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप काम में लिया था। थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप था V = T del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस del h/del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यही था V = T। देखो हमने थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप लिखा था, वो ये V = T del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस del h/del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है ये रिलेशनशिप, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशंस में इसको इस फॉर्म में ले आऊं, या तो मैं ये कहूं कि जहां V मुझे दिख रहा है ये V, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करूं तो ये रिलेशनशिप del h/del p की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो आप इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 6 और इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 7। तो अब देखो, फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ V from equation 7 into equation 6 we get। पुट करो अब आप इस साइड तो T del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एज इट इज था। अब क्या है V, इस V की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँ, ये रिलेशनशिप पुट करूँ = T del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस del h/del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। V के बाद क्या है -B -B प्लस का 2a/RT। देखो इस साइड भी T del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पॉजिटिव है और इस साइड भी T del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पॉजिटिव है। दोनों कैंसिल आउट हो गए, या मैं जब इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी तो ये नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा पॉजिटिव से। एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का, क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ क्या आ गया 0 = क्या आया del h/del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर -B + 2a/RT। इस वैल्यू को उठा के मैं इधर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा del h/del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी B - 2a/RT, ये वैल्यू आएगी। अब हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था न्यूज़80 वाला। न्यूज़80 का वैल्यू क्या थी -1/Cp del h/del p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यही वैल्यू थी। वो रिलेशनशिप यूज़ करेंगे अब हम। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से याद करोगे तो इजीली हो जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को।
बुक की हेल्प कम लेना और जिस तरीके से मैंने डेरिवेशन कराया है उसको यूज़ करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा ये। न्यूज़80 क्या था? डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, यही तो डिफाइन किया था। और ये वैल्यू थी -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 8 और ये आपका 9 है। अब देखो डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ गई? -न्यूज़80 सी पी, यही वैल्यू आई माइनस। इस इक्वेशंस को मैं डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू निकाल रही हूँ। डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या आया? सी पी न्यूज़80। ये इक्वेशन नंबर हो गई 10। पुट द वैल्यू ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेशन 10 इंटू इक्वेशन 8। पुट द वैल्यू ऑफ del H upon del P at constant temperature from equation 10 into equation 8। देखो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ -CP न्यूज़80, तो ये क्या आएगा? -CP न्यूज़80 किसके इक्वल हुआ? B -2A अपॉन RT। मैं दोनों तरफ या तो मैं इस माइनस को यहाँ भेजूँ या कहूँ कि इधर भी पूरा माइनस कॉमन ले लो। -CP न्यूज़80 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस कॉमन लिया, जैसे ही बाहर माइनस गया तो 2A अपॉन RT ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और B की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया और न्यूज़80 की वैल्यू CP न्यूज़80 की वैल्यू क्या आ गई? 2A अपॉन RT माइनस B। तो न्यूज़80 किस में कन्वर्ट हो गया? 1 अपॉन CP 2A अपॉन RT माइनस B। अब इसमें हम 3 केस स्टडी करेंगे कि न्यूज़80 का साइन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कब कब हो सकता है। तीन केस स्टडी करेंगे। हमारा जो न्यूज़80 निकल के आया है उसकी वैल्यू है न्यूज़80 इक्वल टू आया है 1 अपॉन CP 2A अपॉन RT माइनस B। अब देखो इस न्यूज़80 का साइन जो है वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल डिपेंड करेगा। यदि ये डिफरेंस नेगेटिव फॉर्म में निकल के आया तो न्यूज़80 का साइन नेगेटिव होगा। ये डिफरेंस पॉजिटिव फॉर्म में निकल के आया, न्यूज़80 का साइन पॉजिटिव होगा। या कहें कि जब 2A अपॉन RT की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? B के इक्वल, तो ये डिफरेंस जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो न्यूज़80 का जो वैल्यू है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो केस फर्स्ट, मैंने ये कहा कि 2A अपॉन RT किससे ग्रेटर है? B से। देखो पॉजिटिव फॉर्म बड़ी है किससे? नेगेटिव फॉर्म से, तो ओवरऑल इनका डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव वैल्यू मान लो ये पॉजिटिव 5 ग्रेटर देन 4, तो 5 माइनस 4 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1। यही तो है। 2A अपॉन RT को मैंने ग्रेटर बताया है किससे? B से, तो वैल्यू न्यूज़80 की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और जब न्यूज़80 की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इफेक्ट कौन सा कहलाएगा? कूलिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? शीतलन प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट। केस सेकंड, ये भी तो हो सकता है कि B की वैल्यू बड़ी है किसके कंपैरिजन में? 2A अपॉन RT में। मीन्स 2A अपॉन RT लेस देन किससे है? B लेस देन होगा। भाई ये पॉजिटिव वैल्यू कम है किसके कंपैरिजन में? नेगेटिव वैल्यू से, तो न्यूज़80 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव।
भाई यहाँ पे क्या हुआ आपका कि 4 ये रिलेशनशिप बना भाई, 4 लेस देन है 5 से, तो 4 की वैल्यू तो क्या है 2a/RT की जगह मैं 4 रखूं और b की जगह मैं 5 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी -1। इसी को यूज़ करो, देखो 2a/RT लेस देन b है, मीन्स पॉजिटिव वाला किसके लेस देन है, नेगेटिव वैल्यू से लेस देन है, तो वैल्यू ओवरऑल न्यूजेटिव की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और जब वैल्यू नेगेटिव होती है तो इफेक्ट कौन सा होता है, हीटिंग इफेक्ट। और तीसरा केस, जब 2a/RT की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, b के इक्वल। जब 2a/RT की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी तो इस इक्वेशन से न्यूज़ की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1/Cp। अब मैं किसी एक की जगह 2a/RT माइनस 2a/RT मीन्स क्या आ गया 0, तो न्यूज़ की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 0। और मैंने जब आपको इन्वर्जन टेम्परेचर बताया था तब ये कहा था कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे न्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है वो इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है, और इस टेम्परेचर पे न्यूज़ की वैल्यू 0 होती है। तो देखो यदि मैं ये कहूँ कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या हुआ आपका इसी केस से, इसमें मैं टेम्परेचर को T जो है वो Ti से डिनोट करूं तो इस इक्वेशन से क्या होगा 2a/RT RTI किसके इक्वल हुआ B के। क्या निकालना है मुझे, ये इन्वर्जन टेम्परेचर, इसको यहाँ ले जाऊं और इस B को यहाँ लेके आऊं तो क्या बनेगा 2a/RB किसके इक्वल आया Ti के। ये इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू है। इन्वर्जन टेम्परेचर कब निकालेंगे, जब 2a/RT की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी। वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर पे न्यूज़ की वैल्यू क्या हो रही है 0। तो इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर पे न्यूज़ की वैल्यू क्या हो जाती है 0। इससे हमने Ti की वैल्यू निकाली, Ti की वैल्यू थी 2a/RB। आज हमने जो स्टडी किया था वो रियल गैसेस के लिए न्यूज़ की वैल्यू निकाली थी और आइडियल गैसेस के लिए न्यूज़ की वैल्यू निकाली थी। आइडियल गैसेस के लिए न्यूज़ की वैल्यू 0 थी। जब मैंने आपको जूल थॉमसन इफ़ेक्ट स्टडी कराया था तब भी कहा था कि आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन इफ़ेक्ट की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद हमने इसको रियल गैसेस के लिए निकाला था, न्यूज़ की वैल्यू वो आई थी अपनी 1/Cp 2a/RT माइनस B। इसके लिए हमने 3 केस स्टडी किए थे। जब न्यूज़ की वैल्यू पॉजिटिव है, जब 2a/RT की वैल्यू ग्रेटर है B, तो उस केस में न्यूज़ की वैल्यू पॉजिटिव आई थी और इस इफेक्ट को हमने कहा था कूलिंग इफेक्ट। दूसरे केस में जब 2a/RT की वैल्यू लेस देन B आई थी, उस केस में न्यूज़ की वैल्यू नेगेटिव होती है और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट। और तीसरे केस में 2a/RT की वैल्यू B के इक्वल आई थी, उस टाइम न्यूज़ की वैल्यू 0 आई थी और इसमें हमने इन्वर्जन टेम्परेचर Ti फाइंड आउट किया था, जिसकी वैल्यू जो निकल के आई थी वो आई थी 2a/RB। यहाँ तक हमने स्टडी किया है। अब नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।